नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़। मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। क्या कहा अपनी बातें सीए मुकेश कुमार को लेकर के और बिहार की राजनीति पर अपनी पूरी राय रितेश मिश्रा ने जो दिया है, न्यूज़ के अंत तक बने रहेंगे। है मैं उनके लिए वो बिहार देखें, बिहार पटना में वो अपने लिए कुछ अच्छा अवसर ढूंढ पाए तो अच्छा है, नहीं तो सीए का बहुत उज्जवल भविष्य है वर्तमान में। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, यहाँ जो बिहार में हम जो जिस यानी राजनीति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो नेता जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। कोई हिंदू मुसलमान को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई जो है जाति पाति में बटा हुआ है। आपका क्या कहना है? बिहार में जो राजनीति का वातावरण मौजूदा दिखाई दे रहा है, वह कोई वैचारिक राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। जितने भी राजनेता हैं वह व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। समाज और प्रदेश के उत्थान के लिए उनके पास कोई विषय नहीं है। वह सिर्फ एक दूसरे को ऊंचा दिखाना, नीचा दिखाना, राजनीतिक में धर्म को समावेश करना। आज कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान में सुन रहा था। उन्होंने हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसको सर्वमान्य है, वह भारत के एक आदर्श बुक में आता है, उसके चंद लाइन को निकाल करके उसके ऊपर जो उनका वक्तव्य हुआ है मगध विश्वविद्यालय में के प्रांगण में, तो ये ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री होकर के धर्म को राजनीति से जोड़ना ये कतई ठीक नहीं है। मनुस्मृति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनुस्मृति हमारे मनुष्य को, पूरे मनुष्य की जाति की बात कर रहा हूँ, ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। मानव को कैसे जीवन में जीना है, इसका एक ग्रंथ है, इसके ऊपर एक विषय है, एक नीति निर्धारण किया गया है कि कैसे हमें समाज में एकजुटता बना करके जीना है। इसके ऊपर लिखी गई विशिष्ट बुक है। अच्छा, ये जो शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया? देखिए, ये तो उनका विषय है। मुझे लगता है कि उनको इससे कुछ राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, शायद इसके लिए उन्होंने इस विषय को चुना। क्योंकि भारत में हिंदू और हिंदुत्व एक ऐसा विषय बन गया है जिसको कोई भी अपने विषय में, अपने एजेंडा में सेट करके और उसके ऊपर अपना प्रहार करता है, और उनको लगता है कि मुझे राजनीति में कुछ विशेष हासिल होगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भारत की जनता काफ़ी सजग है, बुद्धिजीवी हो गया है। उन्हें पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, इसलिए जनता ही उनको जवाब देगी। अच्छा, अभी जो है बिहार के अंतर्गत जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, आप जिस पार्टी से आते हैं, आपके साथे नीतीश कुमार जी वर्षों बिता दिए। उस समय उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता था। आज महागठबंधन में जाने के बाद आपके दल के लोग या आपके दल के सुप्रीमो इतना विरोधाभास क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार चलाना है। बिहार एक प्रदेश है, इस प्रदेश को एक मुख्यमंत्री हर हाल में चाहिए। देखिए, आपको जानकारी होगा कि नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर के पार्टी बने, उनकी पार्टी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का अवसर दिया बनने का, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चलता रहा। लेकिन जो बिहार में स्थिति उनके नेतृत्व में चल रहा था, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घुटन महसूस हो रहा था। इसका कारण ये था कि आपको भी पता होगा कि बिहार में शराब बंदी के लिए वो बराबर बोलते हैं मंचों से कि बिहार में शराब बंद हमने करवा दिया, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आवाज़ उठाने से उनको दर्द होता था। ऐसे कई सारे मामलात हैं जिसके लिए आपसी तनाव बिहार में शराब बंदी रहना चाहिए या खुल जाना चाहिए? देखिए, शराब निश्चित रूप से नशीला पदार्थ है। ये समाज को प्रदूषित करता है, दूषित करता है, समाज को बर्बाद करने का एक प्रक्रिया है। इसको बंद होना चाहिए, लेकिन जिस सख्ती से बंद होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। ये अभी बक्सर में पुलिस के द्वारा किसानों के ऊपर जमकर के लाठियां बरसाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत है, ये ठीक नहीं हुआ है। उनकी समस्या उनको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। सीधा किसी को जो सामने विरोध कर रहा है उसके ऊपर लाठी चार्ज करवा देना, मुझे लगता है ठीक नहीं है। ये डिसीजन अच्छा नहीं हुआ। तो आपके ही पार्टी के वहाँ सांसद हैं, मंत्री हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन, पुलिस
वहाँ के राज्य के गृह मंत्री के अधीन होता है, तो उनका जो आदेश होगा उसको पालन करेगा। सांसद विधायक जी का अपना एक कार्यक्षेत्र होता है, वो देखेंगे उसके यानी ऊपर किसी भी यानी रीजन में, या चाहे पहले का बात हो, अभी का बात हो, या भविष्य की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जिस नेता जो विधायक बनता है, एमपी बनता है, उसी आम जनता के वोट से वो बनता है। तो आम जनता के वोट से बन जाता है, लेकिन आम जनता जब पिटाती रहती है तो वह जो है पूंछ छिपा करके भागता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस चीज़ों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। निश्चित रूप से जो जनता हमें वोट देती है, मुझे उनके सुख दुख में साथ रहना चाहिए। चाहे ये मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ और किसी राजनेता के विशेष के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि ये आदर्श राजनेता का चरित्र होता है। निश्चित रूप से हमें जो वोट दिया है, मैं जिनके सेवा के लिए तत्पर हूँ, मुझे उनके साथ उनके सुख दुख में हमेशा रहना चाहिए। अभी वहाँ के आम नागरिक या बीजेपी वाले लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्या मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहने से वो लाठी का जो चोट लगा है वो मिट जाएगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिटेगा। मैं वहाँ के जो भी हैं राजनेता, मैं उनसे यही उम्मीद करूँगा कि निश्चित रूप से वहाँ की जनता से मिलें और उनके दुख दर्द को जानें और ज़रूरत पड़ने पे सरकार से आवेदन करें कि ऐसा क्यों किया गया, ये गलत है। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और उसके अधिकारों का दमन लाठी के चोट पे, डंडे के मार से शांत नहीं किया जा सकता, बल्कि ये दर्द और भी निखरेगा और भी बड़ा होगा, इसका विस्तार होगा। अच्छा, महागठबंधन की जो अभी सरकार चल रही है, जिसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, वो वैसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसवा रहे हैं जो उनके खिलाफ में बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं पहले कहा कि बिहार की राजनीति में कोई वैचारिक है ही नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में विरोध करना एक तरीका से लोकतंत्र के संस्कार है, लोकतंत्र की एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मक राजनीति का परिचायक होता है। विरोध करने से आप आत्मनिरीक्षण करें कि क्यों जनता हमारी विरोध कर रही है, कुछ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि उसे डंडे की चोट पे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मैं ऐसे राजनीति का पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसे राजनीति बिहार की मिट्टी से कभी मेरा उम्मीद नहीं है। नहीं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं इतनी बड़ी बात जो अभी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे ऑडियंस आपकी बात को बारीकी से सुन रहे हैं और अभी जो आपका जो आवाज़ है सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, मेरे नज़र में भी पूरी तरह से चौपट हो चुका है। वो कैसे सुधरेगा, आप थोड़ा सा अपना मुखार बिंद से हमारे बिहार वासियों को बताइए। देखिए, बिहार में जो नींव डाली गई है शिक्षा का, मेरा वहाँ पे ही सवाल है। शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बिहार से समाप्त हो चुका है। बिहार में जो ट्रेडिशनल पढ़ाई है, उस पढ़ाई को शिक्षा गुणवत्ता विहीन कर दिया गया है। बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, वो नियुक्ति, जो नियुक्त शिक्षक है, उनके गुणों का, उनके ज्ञान का कोई निश्चित एक सीमा होनी चाहिए कि हम जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, वो क्या गुणवत्ता युक्त है? बिल्कुल नहीं है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इस तरीके की शिक्षा, पहली नींव हमारी खराब हो गई है। मुझे लगता है कि टीचर अच्छे होने चाहिए तो बच्चे का निश्चित रूप से प्रोडक्शन अच्छा होगा, बच्चे अच्छे बनेंगे और भविष्य का स्वतः निर्माण अच्छा होगा। अच्छा, बिहार में ना नीतीश कुमार की सरकार है, तो नीतीश कुमार केंद्र के अंदर में है या केंद्र बिहार नीतीश कुमार के अंदर में है? देखिए, ये एक अपना फेडरल सिस्टम है। उस फेडरल सिस्टम का एक सीमा होता है। केंद्र सरकार अपनी केंद्र का जो भी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करती है, बट राज्य सरकार सीमा है, उनको अपनी सीमा को ध्यान में रखते हुए बेहतर से बेहतर व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा के ऊपर आपने जो सवाल पूछा, वो निस्संदेह मैं यही कहूँगा, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन समाप्त हो चुका है। तो कैसे होना चाहिए, सो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। इसके लिए हमें शिक्षक जो स्कूल में है, नियुक्त शिक्षक है, उनके लिए पहले स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका स्तर बढ़ना चाहिए। शिक्षक का स्तर जब बढ़ेगा, उनके अंदर जब क्वालिटी एजुकेशन आएगा, तो वही डिलीवर बच्चों को करेंगे। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षक ही अनभिज्ञ हैं,
शिक्षक ही पता नहीं कैसे सर्टिफिकेट डिग्री लेकर के टीचर बने हुए हैं, तो ऐसे शिक्षक से समाज के बच्चों का कैसे भला हो सकता। नीतीश कुमार जी को इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यही कहूँगा कि उन्हें इन सब विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। राजनीति को एक फुहरपन के नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनको गंभीरता, क्योंकि समाज का रीढ़ का हड्डी होता है शिक्षा, और शिक्षा अगर जिस समाज का कमज़ोर होगा उस समाज का निर्माण कदापि संभव नहीं है। तो आपके नेता भी तो कह रहे हैं जो बिहार में मूर्खाधिराष्ट्र राज रहेगा, ताकि सब लोग हमको वोट देता रहेगा, हम गद्दी पर बने रहेंगे। नहीं, ऐसा उनका कहना नहीं है, आप इसको गलत कहना नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार जी अगर प्लेटफॉर्म से अलग हो रहे हैं तो उनको इस पर अंकुश कसना चाहिए ना, उनके पास तो ये पावर है ना। नहीं, फेडरल सिस्टम को आपको समझना होगा कि कोई हर व्यक्ति किस पार्टी में रहेगा, किसके साथ गठबंधन में रहेगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आगामी चुनाव में ये जनता तय करेगी कि बिहार को विकास के राह पे ले जाना है या फिर इसको मैंने गर्त में समाना है। ये बिहार की जनता के ऊपर छोड़ा गया है। ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट तो कह रहा है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखूँगा। तेजस्वी यादव जी अच्छे, उनको अभी बहुत मेहनत करना होगा। अभी बिहार की जनता बहुत बारीकी से डिसीजन लेगी। इस बार इतना हल्के में डिसीजन नहीं होने जा रहा है। बिहार में एक बढ़िया सरकार बनने जा रही है। बिहार में आज तक जो कुछ भी हुआ है जनता उसको गंभीरता से लेगी और भविष्य में अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार में एक माने दूरगामी सोच का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो प्रत्येक जो मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्रत्येक यानी गांव-गांव में, टोला में खोल दिया गया है, उसमें जो है खिचड़ी का जो योजना अभी जो चल रहा है, उस खिचड़ी को योजना को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, खिचड़ी की योजना स्कूल में बिल्कुल मैं इसके मेरा इससे कोई ये नहीं है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। खिचड़ी आप उसको घर पे खिलाइए, स्कूल में खिलाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल पढ़ने के लिए, खिचड़ी खाने के लिए नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं इसको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप अपने स्कूल में पढ़ाई के नज़र से बुलाएं, खिचड़ी खिलाने के लिए नहीं बुलाएं। और ये खिचड़ी खिलाने की व्यवस्था में ही पूरा पढ़ाई चौपट हो चुका है। कहीं न कहीं इस खिचड़ी व्यवस्था हमारे शिक्षा को अवरोध पैदा करता है। खिचड़ी घर पे खाया जाता है, स्कूल में नहीं। महागठबंधन के नेता से हमारी एक वार्तालाप हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो गैस सिलेंडर अभी महंगाई को सीमा को पार कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गैस सिलेंडर की जहाँ तक बात है तो हम लोग 2023 में प्रवेश कर गए हैं और आप जिस रेट की बात कर रहे हैं वो करीब 8-10 साल पहले पुरानी बात कर रहे हैं। हमें सुविधा को ध्यान भी रखना चाहिए। पहले गैस वहाँ सिलेंडर महंगाई है कि नहीं? पहले गैस वहाँ महंगाई है कि नहीं? मैं एक बात पहले कंप्लीट कर लूँ। पहले गैस के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था, कहाँ से कितना किलोमीटर आपको जा कर के लाना पड़ता था। पहली बात, मैं 2-3 पॉइंट बोलूँगा महंगाई को लेकर के, जिसमें से एक है तो आप अगर सुविधा उठाएंगे तो आपको खर्च करना पड़ेगा। आप क्वालिटी कपड़ा पहनेंगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट भी करना पड़ेगा। आज सिस्टम हमारे समाज में गैस आपको घर पे पहुंच रहा है तो ये सुविधा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है। फिर बीजेपी वाले महंगाई क्यों चिल्ला रहे दूसरी हैं? बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी पेट्रोल हुआ, अपना LPG गैस है, ये सब का सफिशिएंट प्रोडक्शन अपने देश में नहीं है। तो जब सफिशिएंट नहीं है, हर व्यक्ति को गैस चाहिए, हर परिवार को गैस चाहिए, तो गैस उतना सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं है, तो निश्चित रूप से महंगाई तो होगी ही। और हमें महंगाई के साथ साथ हमें और भी व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए। अगर बच्चों को आप अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च भी तो करना पड़ेगा। तो बिहार में शिक्षा फ्री हो जाना चाहिए या ये शिक्षा का यही दुर्दशा रहना चाहिए? नहीं, बिहार में सरकार अपने स्तर पे निःशुल्क शिक्षा पढ़ाई करवाए, निःशुल्क शिक्षा दे। यानी ये चीज मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। तो इसमें केंद्र का सहयोग है कि नहीं? निश्चित रूप से है। केंद्र हमें मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रधानमंत्री जी से मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। प्रधानमंत्री जी सदैव अच्छे कामों के लिए अपने जिस प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है वहाँ भी साथ में खड़ी रहती है। चिकित्सा फ्री होना चाहिए कि नहीं?
देखिए, प्राइमरी लेवल पे चिकित्सा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और आपको पता है कि ये जो 5 लाख का जो बीमा कराया गया है हेल्थ इंश्योरेंस, वो किस लिए कराया गया है? ये दूरगामी सोच को ही ध्यान में, जो हमारी गरीब माता बहनें जो धुआं पी पी करके जीवन अल्प समय में ही समाप्त करती थी, उन्हीं लोगों के लिए ये हेल्थ बीमा लाया गया। बहुत सारी गैस की जो प्रावधान हुआ, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच दूरगामी है, लेकिन प्रदेश सरकार को भी इस पे गंभीरता से लेना चाहिए। ये थे प्रोफेसर रितेश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से हमारे ऑडियंस तक रखने का कार्य किए हैं। इनका भी मंशा है कि जो बिहार में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, और शिक्षा पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, चिकित्सा फ्री हो जाएगा, तो हमारा बिहार सुदृढ़ हो जाएगा। अब सर, जाते जाते हमारे ऑडियंस को आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? मैं आपके ऑडियंस से यही कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी विषय पे अभी हमने अपनी बातें रखा, उनको आप अपनी नज़र से भी इस पे विचार करें और देखें कि हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है समाज में लोगों का, परिवार का, वो सरकार किस हद तक पूरा कर रही है। उसके बाद हर व्यक्ति का अपना भी एक कर्तव्य है, उसका भी उत्तम तरीके से निर्वहन करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, यही कहना चाहूँगा जी। तो अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब में जाइए, सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ लिखिए और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद।